स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स यूट्यूब चैनल पर और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिस्कस करते हुए सेकंड लेक्चर है ये इसका। ऑलरेडी प्रोडक्शन में मशीन टूल और मेटल कटिंग वाला पोर्शन हम निपटा चुके हैं। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स हम कम्प्लीटली निपटा चुके हैं और थ्योरी ऑफ मशीन्स को भी हम कवर कर रहे हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका चालू ही है। ओके तो 20 क्वेश्चंस हो चुके थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखते हैं। बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट देन द रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में वेक्टर रिजोल्यूशन उसके बारे में बताया था। तो किसी भी आप फोर्स को उसके दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हो। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिसे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह देते हैं, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसे वर्टिकल कंपोनेंट कह देते हैं। तो अगर ये एक फोर्स था, ऐसे कई सारे फोर्सेस हों, तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें जिसे हम बोल देंगे समेशन ऑफ एच, और हर एक का वर्टिकल कंपोनेंट ले लें और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे और उसका अंडर रूट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब इस डायग्राम में देखो, एक पी फोर्स इधर लग रहा है, एक पी फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, राइट एंगल पे। देन द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग along the bisector in opposite direction। अब उस r वेक्टर की फोर्स बतानी है along the bisector जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। कुल मिला के कहना ही चाह रहा है। तो हमको पता है कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और वो कितने के बराबर होगा, √2p के बराबर। पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो r अगर √2p के बराबर हो जाए तो फिर इस फोर्सेस एक तरीके से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और अभी हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो थे समेशन ऑफ एच, वर्टिकल में समेशन ऑफ वी। तो मान लो ये जो अगर कोई एक फोर्स होता है ना, और ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एंगल थीटा अगर मुझे निकालना है तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ। एक्स एक्सिस पे जो फोर्स आ रहा है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, और ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे कंपोनेंट आता है जिसे मैं वर्टिकल वी कह देता हूँ, इसे मैं एच कह देता हूँ। तो टैन थीटा यहाँ से लूंगा तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा वी बाय एच। और ये एक फोर्स के लिए था। अगर ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होंगे तो उस केस में समेशन ऑफ वी और ये समेशन ऑफ एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, a triangle law of forces stated that if the two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in order, then the resultant may be represented in the magnitude and the direction by the third side of the triangle taken in opposite order। तो ये तो हमने लाइन टू लाइन डेफिनेशन पिछले वीडियो में कवर की है और बिल्कुल ये ट्राइंगल लॉ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ की डेफिनेशन दी है। ओके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का है नहीं। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? तो फोर्सेस को हम क्या करते हैं, अलग अलग वे में इनको हम क्लासिफाई करते हैं। कोई दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस किस तरीके से हो सकते हैं। अगर दो फोर्सेस हैं, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो हम उसको बोल देते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। अगर वो मीट नहीं कर रहे हैं तो नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे लाई करती है तो हम उन्हें बोल देते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। अगर नहीं लाई करेगी तो हम बोल देंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब इसमें क्या, इसमें मिक्सचर बन जाता है कि मान लो दो फोर्स हैं जो एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक प्लेन में है ही नहीं, तो वो हो जाएंगे हमारे नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। और इसी तरीके से चार सीरीज बन सकती है, दो कोप्लेनर के साथ कॉनकरेंट नॉन कॉनकरेंट, फिर नॉन कोप्लेनर के साथ कॉनकरेंट नॉन कॉनकरेंट। तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल इसे पढ़ सकते हैं। तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। कॉनकरेंट फोर्सेस कौन से होते हैं, जहाँ पे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन मीट करती है एट अ पॉइंट पे। फिर इफ द रिजल्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। पर यहाँ कह रहा है विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये गलत है। ठीक है, द फोर्सेस विच मीट एट अ पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाइन ऑन द सेम प्लेन। एक जो फोर्सेस हैं वो मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी लाई कर रही है आपके सेम प्लेन पे, तो कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस हो जाएंगे। फोर्सेस जो मीट नहीं कर रहे हैं बट देयर लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे है,
तो मीट नहीं कर रहे हैं तो नॉन कोकरेंट, और सेम प्लेन पे हैं तो आपका कोप्लेनर। द फोर्सेस विच मीट ऑन एट वन पॉइंट, मतलब आपके कौन करंट तो हो ही गए, बट यहां पर क्या कर रहा है, नॉन कोप्लेनर, मतलब वो जो लाइंस हैं वो डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, डू नॉट लाई। द फोर्सेस विच डू नॉट, यहां पे को नॉट नहीं होगा, डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट, ना यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना लाइन ऑफ एक्शन उनकी जो है वो सेम प्लेन पे है, तो नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉनकरेंट। फिर कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, मतलब लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे लाई करेगी पर एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, तो ये डू नॉट मीट एंड उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन पे है, ठीक है। कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, कोप्लेनर मतलब जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पे है पर वो मीट भी कर रहे हैं, मीट एट अ पॉइंट एंड दियर लाइन ऑफ एक्शन आर ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट, कॉनकरेंट मतलब एक पॉइंट पे मीट करेंगे, मीट एट अ पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। नॉन कोप्लेनर मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे नहीं होगी, नॉन कॉनकरेंट मतलब मीट भी नहीं करेंगे, ठीक है। इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच ऑफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये बिल्कुल सही है, इसे लामीज थ्योरम कहते हैं। अब मान लो ये एक पी फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है, क्यू यहाँ पे एक्ट कर रहा है, आर इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो जो भी ये जो पी फोर्स होगा, ये पी फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ इस फोर्स को छोड़ के बाकी जो दो फोर्सेस है ना उनके बीच के एंगल के से, तो ये साइन अल्फा से प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू के साइन अल्फा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। सिमिलरली आप Q को देखोगे तो Q को लिख सकते हो के साइन बीटा, ठीक है, और जो R है उसको लिख सकते हो के साइन गामा। यानी कि आप इधर देखो तो ये हो जाएगा P बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू के, ये क्या हो जाएगा और ये के किसके बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन से लाऊंगा तो ये हो जाएगा Q बाय साइन बीटा के बराबर, और ये हो जाएगा R बाय साइन गामा के बराबर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लामीज थ्योरम इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, then each force is proportional to the sine of the angle between other two forces, ठीक है। if a given forces acting on a body dash the position but keep it in equilibrium then the effect produce, मगर अगर तो फोर्सेस लग रहे हैं और वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, तो अगर इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो ये तो इक्विलिब्रियम में जब रख रहा है कोई फोर्स तो वो पोजीशन को चेंज करेगा नहीं, तो यहाँ पे डज नॉट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप इस तरीके से एक बॉडी ले लो, यहाँ पे फिक्स्ड है और ये यहाँ पे भी फिक्स्ड है, दोनों तरफ से मैंने फिक्स कर दिया। अब आप लगाओ इसमें इस तरीके से फोर्स लगा दो, इस तरीके से फोर्स लगा दो, अब ये फोर्सेस कुछ भी लगेगा यहाँ से रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है, ये फिक्स यहाँ से रिएक्शन दे देगा और ये बॉडी के ऊपर कुल मिला के चारों तरफ से इस तरीके से फोर्स लगेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। पर आप खुद ही सोच सकते हो चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हो तो फिर इसके अंदर स्ट्रेसेस जन्म लेंगी, तो वो स्ट्रेसेस इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेंगी। बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तो, और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये यहीं पे रहेगी, इसकी पोजीशन डज नॉट चेंज। फिर इफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, दो फोर्स जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।